नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री दवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की खाली 36 में से 27 सीट के लिए आज मतदान हुआ। कुल 58 जिलों में जनप्रतिनिधियों ने वोट डाले। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ये मतदान हुआ है। वहीं सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की बहू शिल्पा प्रजापति ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। सपा प्रत्याशी ने बीजेपी पर मतदाताओं पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेताओं पर जबरन वोट डालने का भी आरोप लगाया है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर निष्पक्ष वोटिंग हुई तो समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। देखा नहीं कि हमारे उम्मीदवारों को पर्चे नहीं भर दिए गए, ऐसे ही ठीक उस पर पर्चे रद्द किए गए। जी, इनसे क्या उम्मीद करें? अच्छा, अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो सभी सीटें जीतें। तो वोटिंग खत्म हो गई है। चलिए अब आपको 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर 58 जिलों में मतदान हुआ है और ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। सहारनपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, फर्रुखाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर मतदान किया गया, और प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद रही वोटिंग के दौरान। वाराणसी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रखे हैं जहां पर वोट डाला गया। रायबरेली की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पर मतदान किया गया, और फतेहपुर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रखे हैं। तो आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव में 36 सीटों में से 9 पर निर्विरोध बीजेपी को जीत हासिल हुई है। 27 सीटों पर आज वोट डाले गए। 4 बजे तक की वोटिंग प्रक्रिया थी और 27 सीटों पर मतदान हुआ है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन एमएलसी चुनाव के दिन बड़े खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि वे पायलट को धन्यवाद देते हैं कि वे सही समय पर पहुंच गए। उन्होंने ये भी कहा कि जब बीजेपी की बात आती है तो डबल इंजन की सरकार दिख जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें अखिलेश यादव हांफते और कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब आप सही सरकार नहीं चलाएंगे और मुर्तजा से ऐसे लोगों को सपोर्ट में लेंगे तो इसका यही अर्थ होगा। ये तमाम बातें उन्होंने कही है। हम लोग को सतर्क होना चाहिए, जनता को भी सतर्क होना चाहिए। हम सबसे हाथ जोड़ के निहोरा करें कि आप लोग भी सतर्क रहें। आपके अगल बगल में किसी को भी मूवमेंट करते हुए देखें, किसी भी लड़के की आपको लगे कि उसके मूवमेंट में शक है, कोई गलत माहौल है और या सोच रहा है या बात कर रहा है या व्हाट्सएप मैसेज कोई घूम रहा है, तो आप लोग तुरंत सतर्क होकर बताएं। पुलिस प्रशासन तो अलर्ट है, लेकिन जनता का भी दायित्व बनता है कि अगर ये लोग उत्तर प्रदेश को कश्मीर वाला मूवमेंट बनाना चाहेंगे तो जनता उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देगी। प्रशासन तो टाइट है, लेकिन ये बहुत बड़ी आतंकवादी घटना थी और इसको बड़ा अंजाम देना था। उसको हथियार नहीं मिला, नहीं तो लड़का बहुत बड़ा अंजाम देता। वहीं एमएलसी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला और इस दौरान एक वीडियो भी शेयर किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि घोर आपत्तिजनक और निंदनीय, सही मायनों में स्वच्छता अभियान की सबसे ज्यादा आवश्यकता लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया को सत्ता की कलुषता से बचाने में है। तो अखिलेश यादव ने एक बार फिर ट्वीट कर निशाना साधा है और एमएलसी चुनाव को लेकर उन्होंने लिखा है कि घोर आपत्तिजनक और निंदनीय, सही मायनों में स्वच्छता अभियान की सबसे अधिक आवश्यकता है लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया को सत्ता की कलुषता से बचाने में। कोई तब 10 लोग डाल रहे हैं। इसके बाद हमारी वो जो पर्ची है वो पर्ची लेकर के हम कहें कि देखो देखिए, हम नहीं देखने देंगे, हम अपने सब डालेंगे, देखिए। कौन डाल रहा है वोट आपका? कोई नहीं अभी भी डाल रही है। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन ने कहा आपने सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? अंदर अपने वोट लेकर डाला जा रहा है। कौन डाल रहा है? आप मतदाता हैं क्या? बड़े गांव के प्रधान हैं? क्या नाम है अपना परिचय बता। ससिया दो। अच्छा, आपका वोट कोई दूसरा डाल रहा है? नहीं, उससे मांगी कि दीजिए हम डालेंगे। यहाँ डालने के लिए मैं लगी तो बोली क्यों आप सरकारी कर्मचारी हैं यहाँ की? वो कि नहीं मैं लगी हूँ डालने। तो हमारा भी वोट डालने अच्छा, डालने के बाद जब हम पर्ची डाले हैं तो एक हमारा लेके पर्ची देख रहे कि तुम किसके पे डाली हो। फिर पर्ची देख के बोले तुम सेशवेंद्र की वाइफ हो? मैं बोली हाँ। बोलते ठीक है जाओ। उनको देखने का भी हक नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? आप लोग की क्या
जरूरत है? आप लोग को अंदर जाकर ये सब देखना चाहिए। सिक्योरिटी की कोई जरूरत? आप लोग को यहाँ पर वो सब कुर्सी पीने वाली आप इधर आए क्यों? हम अपना नहीं डालने दिए और मेरा जो है ये ऐसा क्यों हो रहा है? हम यही बताइए ऐसा क्यों? चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है। इस दौरान पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मां देवी की आराधना करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और फिलहाल यहाँ पर मंदिर में पहुंचे हुए हैं। मठाधीश जो है उनका स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं, स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं। तो गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ और इस दौरान कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने आज वोट भी डाला है, मतदान भी किया है विधायक के तौर पर और अब पूजा अर्चना में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको बता दें 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में है। गोरखनाथ मंदिर भी वो पहुंचे थे और इसके अलावा कन्या पूजन करते हुए भी नजर आएंगे। ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और स्वागत समारोह है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं गोरखपुर से, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले वो भटहट में निर्माणाधीन आयुष विश्वविद्यालय भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने निर्माण कार्य का जायजा लिया था, निरीक्षण लिया था। इसके अलावा अभी आप ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर भारत सेवा संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जहां पर मंच पर योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि जब इससे पहले सांसद भी थे तो शारदीय नवरात्र में पूरे 9 दिन पूजा अर्चना करते नजर आते थे। अब तो मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने इस परंपरा को नहीं तोड़ा है और 9 दिन वो पूजा अर्चना करते नजर आए। गोरखपुर पहुंचे हुए 3 दिन के लिए, यहां पर भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा नवमी के दिन कन्या पूजन का भी कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। चलिए अब एक बार फिर बात कर लेते हैं एमएलसी चुनाव की। तो वोट की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो गई है, वोट डाले जा चुके हैं। क्या कुछ अब तक का अपडेट है, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। लखनऊ से संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोरखपुर से सुभाष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं, अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो आपसे ही जानना चाहेंगे किस तरह का वोट प्रतिशत देखने को मिला आज दिन भर में। क्या कुछ एक्टिविटी, क्या कुछ गतिविधियां रही वोटिंग के दौरान एमएलसी चुनाव में? देखिए, सुबह 8 बजे से वोट पड़ना शुरू हो चुका था। निश्चित तौर पे जिस तरीके से वोटरों ने उत्साह जताया है, एक रिकॉर्ड टूटा है, क्योंकि अभी तक के जो मेरे पास जानकारी आई है वो मतदान खत्म होने तक 98.90% मतदान हुआ है, यानी एक रिकॉर्ड टूटा है। लखनऊ की बात करें तो 98.40% मतदान हुआ है। उन्नाव की बात करें तो 99.17% मतदान हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस बूथ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर 153 वोटर्स को वोट डालना था, 142 वोटर्स ने वोट डाला है। निश्चित रूप से जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे वोटिंग प्रतिशत को लेकर, क्योंकि धूप काफी तेज थी, जो अंदाजा एक कयास था कि वोटिंग प्रतिशत हो सकता कम हो, क्योंकि लोग घरों से बाहर जो धूप की वजह से हो सकता कम निकले, लेकिन बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है। निश्चित रूप से जिस तरीके से भाजपा जो नेता थे, विधायक, कार्यकर्ता लगातार सुबह से बातचीत हो रही थी, उनका साफ तौर से हौसला अफजाई करते हुए उनका कहना था कि जितनी भी 27 सीटों पर चुनाव हो रहा है, भाजपा पूरी सीटों पर विजय हासिल करेगी। 9 प्रत्याशी पहले ही भाजपा के निर्विरोध घोषित हो चुके हैं। कई रिकॉर्ड टूटे इस एमएलसी के चुनाव में, क्योंकि लखनऊ की जिस सीट की बात करें तो 12 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। पिछले 2 बार से निर्विरोध जो सीट यहाँ पर घोषित होती थी, पिछले उसकी बात करें तो समाजवादी पार्टी के पाले में ये सीट थी लखनऊ की। सुनील सिंह साजन यहाँ के एमएलसी बने थे। इस बार भी हालांकि फाइट में है, अब देखना होगा इस सीट पर जो वोटर्स ने किसको पसंद किया है, भाजपा के प्रत्याशी को या फिर दोबारा सुनील सिंह साजन को। दूसरी उसी प्रकार से बात करें कि लगातार जिस तरीके से
समाजवादी पार्टी का एक विरोध प्रदर्शन रहा है, एक विरोध गंभीर आरोप भाजपा पर लगाए हैं कि एमएलसी का जो चुनाव है वो कहीं न कहीं सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया है। प्रशासन लगातार जिन पिछले जो 9 लोगों को निर्विरोध एमएलसी घोषित किया गया था उसमें प्रशासन का दबाव था। अब आज जो वोट से पड़े हैं उनको लेकर भी गंभीर आरोप लगाए, यहाँ तक कि निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की है और सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो भी शेयर किया समाजवादी पार्टी ने। अभी थोड़ी देर पहले विधायक जो लखनऊ के हैं रविदास मल्होत्रा से हमारी बात हुई थी, तो उनका भी कहना है भाजपा गुंडई की बल पर ये चुनाव जीतना चाहती है। जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान है उनको डराया जा रहा है, उनको डराकर वोट डाला जा रहा है या फिर उनके बदले में कोई दूसरा वोट डाल दे रहा है। तो गंभीर आरोप हैं। हालांकि इन आरोपों के बीच में 12 तारीख को पूरा निर्णय आना है कि जो वोटरों ने किसको पसंद किया, या 27 सीटों में कितनी भाजपा पाएगी या कितनी समाजवादी पार्टी पाएगी। अब ये फिलहाल 12 तारीख को ही पता चलेगा। जी चलिए अनु बने रहेगा हमारे साथ। सुभाष भी हमारे साथ गोरखपुर से इस वक्त जुड़े हुए हैं, गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। सुभाष, किस तरह से वोटिंग प्रक्रिया आज रही, क्या कुछ देखने को मिला, किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, और सदर सीट की हम खास तौर पर बात करेंगे। जी बिल्कुल, राशि देखिए आज काफी शांतिपूर्ण चुनाव रहा है। सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी जो 4 बजे तक चली है। आपको बता दें कि 2 बजे तक, यानी कि 2 बजे तक ही 93% वोटिंग हो चुकी थी, यानी कि 4 बजे तक ये मान के चला जाए कि 98% या 99% वोटिंग की जो है पूरी तरीके से यहाँ पे संभावना है। अभी वोटिंग परसेंट आया नहीं है, उसका रिजल्ट आया नहीं है, हालांकि अब से थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि 99% जो है यहाँ पे वोटिंग हुई है। आपको ये भी बता दें कि काफी जो है यहाँ पे चुनाव में जो सरगर्मियां थी, क्योंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी जो है पूरी तरीके से आमने सामने थी, क्योंकि बीजेपी के जो है पूर्व मंत्री मार्कंडेय चंद्र के पुत्र जो पिछली बार एमएलसी भी रहे हैं, सीपी चंद्र, इस बार बीजेपी के मैदान में थे, पिछली बार वो सत्ता में थे, यानी 2 दशक पहले भी वो समाजवादी बीजेपी में थे, उनका परिवार था, उनके पिताजी जो मार्कंडेय चंद्र थे वो भी बीजेपी में थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया था और फिर पुनः 2016 में बीजेपी में सीपी चंद्र ने वापसी की है। तो उसके बाद से जो 2021 में उन्होंने वापसी की है और तभी से कयास लगाया जा रहा था कि सीपी चंद्र बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि सीपी चंद्र का दबदबा काफी मजबूत रहता है। यहाँ पे उनकी पकड़ भी जो है, जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पकड़ भी काफी मजबूत है। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि क्लीन स्वीप बीजेपी कर सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो रजनीश यादव हैं वो भी काफी दम वाले हैं, वो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और जमीनी स्तर से उनकी जो है काफी पकड़ रही है। तो अब ये 12 अप्रैल को ही कंफर्म होगा कि कौन किसके साथ जो है जीत का चेहरा बनता है। जी राशि जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। अनूप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। इधर यूपी चुनाव में करारी हार झेलने के बाद राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है, या फिर यूं कहे कि राहुल गांधी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस बसपा संघ गठबंधन करना चाहती थी, मायावती को सीएम पद का ऑफर भी दिया गया, लेकिन उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि मायावती ने इस बार चुनाव लड़ा ही नहीं है, हमारी तरफ से उन्हें गठबंधन का प्रस्ताव दिया गया था, हमने तो ये भी कहा था कि वे मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन उन्होंने हमारे प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी के मुताबिक मायावती ईडी सीबीआई के डर से अब लड़ना नहीं चाहती है। तो पेगासस, सीबीआई, ईडी ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा, हमने मायावती जी को मैसेज दिया अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांशीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके
दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ, वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस, लड़ाई सिर्फ जनता कर सकती है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों की। तो देहरादून में उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने पर्यटन विकास को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे हुए थे कार्यक्रम में और कार्यक्रम का शुभारंभ करते नजर आए। कोरोना काल के बाद दोबारा से पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए उत्तराखंड में टूरिज्म इंडस्ट्री को नया आयाम देने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सरकार नए क्षेत्रों में काम कर रही है, साथ ही कैसे सभी को साथ लेकर काम किया जा सकता है, इसको लेकर भी वर्कशॉप में चर्चा होगी। उत्तराखंड के अंदर जो हमारी शिक्षा विभाग है या शिक्षा व्यवस्था है, वो बहुत मैं कहूँ कि प्रमुख व्यवस्था एक वो है, प्रमुख विभाग भी है, प्रमुख हमारे यहाँ का कार्य भी है। तो उसको लेकर जो चूंकि हमारे बहुत सारे स्थानों पर अभी केंद्रीय विद्यालय खुलने हैं, उसको लेकर चर्चा हुई है। शिक्षा व्यवस्था को और कैसे बढ़ा सकते हैं, नई शिक्षा व्यवस्था, जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति आने के बाद और हमारा यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर भी शिक्षा का प्रचार हो, प्रसार हो और उसका विस्तार हो, उन सभी बिंदुओं पर आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री से हमारी बात हुई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर नई शिक्षा नीति को लागू करने के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की है। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नई शिक्षा नीति में पढ़ाई के साथ कमाई की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रधान ने ये जानकारी दी कि नई शिक्षा नीति में और भी कई नए बदलाव किए गए हैं। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगर थोड़ा अध्ययन किया होगा, उसमें एक विषय प्रमुखता से है, भारत की नौजवानों को पढ़ाई के साथ कमाई की भी व्यवस्था, रोजगार आधारित शिक्षा की एक मूलभूत नई व्यवस्था रचना की जा रही है, जिसके बारे में आपने उल्लेख किया। अनुभव से कुछ विषयों को सुधारा भी जाता है। मैंने जैसे आज एक प्रारंभिक काम उत्तराखंड की मित्रों को दिया है कि अप्रैल मई में, जून में मैं फिर आऊंगा, अप्रैल मई में उसकी रचना बन जाए। कई काम उन्होंने किया भी है, कई अच्छे इनिशिएटिव उन्होंने लिया भी है, उसको भी थोड़ा जानकारी मैंने लिया। इधर भारी गर्मी के बीच एक बार फिर से शहर में पेयजल का संकट गहराने लगा है। हल्द्वानी के राजपुरा समेत कई क्षेत्रों में पिछले लंबे समय से लोग पेयजल की समस्या से परेशान हैं, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों के साथ जल संसाधन के कार्यालय में खाली बर्तन लेकर प्रदर्शन किया है, नारेबाजी भी की है और पानी उपलब्ध कराने की मांग इन्होंने की है। साल से तो बिल्कुल ही पानी नहीं आ रहा है। हमारे बच्चे डिब्बे ले लेके परेशान है, हम लोग, हमारे हाथ पांव टूट जा रहे पानी भरते भरते। हम 2-3 बार यहाँ आ चुके हैं, हमारी कोई व्यवस्था नहीं हो रही, ना कोई सुनवाई हो रही। हम लोगों को यहाँ से डांटा जाता है, अंदर क्यों आ रहे हो, के भगा देते हैं, ज्यादा अंदर क्यों आ रहे हैं बोलते हैं हम लोगों से, तो हम डर के हमारे भाग जाते। तो आज हम लोगों ने इन लोगों को बुलाया, हमें ज्यादा परेशानी है पानी के। पीने का पानी कैसे भरते? पानी मोहल्ले वालों के यहाँ से भरते हैं, जिसका पानी आता है वो लोग हमें बातें सुनाते, कहते हैं रोज हमने ठेका ले रखा तुम्हारे वहाँ से। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने NHAI, PMGSY, PWD और NH के मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन सड़क और पुल की समीक्षा बैठक की है। कुमाऊं कमिश्नर ने मंडलीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन जगहों पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहां 10 दिन के भीतर CCTV कैमरे लगाए जाएं, ताकि वक्त वक्त पर काम की मॉनिटरिंग हो सके। उन्होंने अधिकारियों को सप्ताह में एक बार स्थलीय निरीक्षण करने की भी यहाँ पर बात कही है। जितनी भी रोड्स, चाहे वो PWD की हों, चाहे उसको NH बना रहा हो या फिर PMGSY की, इसकी हम समीक्षा कर रहे हैं
और मुख्य रूप से ये देखा जा रहा है कि जो काम पहले से सैंक्शनड हैं उनकी प्रोग्रेस क्या है। और इसमें मैंने ये भी कहा है कि जितने भी स्लो मूविंग आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डेली मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, और इसको तभी हो सकती है जब साइट पे कैमरे लगे हुए हैं। तो उन सब जगहों पे ये 10 दिन के अंदर कैमरे लगाएं और ख़ुद भी उसको देखते रहें, और यदि कहीं पे भी लगता है कि अपेक्षित जो प्रोग्रेस है वो नहीं आ रही है तो जो भी नेक्स्ट लेवल है उनको ये ज़रूर रिटर्न में बता दें ताकि इसमें कार्रवाई की जा सके। उसके अलावा अभी तो मैं ब्रिजेस का कर रहा था, उसके अलावा यहाँ पे CCP आप साहब भी आए हुए हैं फॉरेस्ट की ओर से, तो जो फॉरेस्ट में हमारे प्रकरण ऐसे हैं जो कहीं पे जिनमें तेज़ी लानी है या लंबित हैं उनको भी हम तेज़ करवा रहे हैं। ब्रिजेस पे हमारा विशेष फोकस है, और एंड में जो रोड्स पहले से बनी हुई हैं उनके जो मेंटेनेंस है उन्हें हैं, उन पे जो टेंडर्स हो चुके हैं उसकी प्रोग्रेस पे समीक्षा होगी। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।